चल जाता है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे WBC, यानी कि क्यों बोलते हैं इन्हें वाइट ब्लड सेल्स? हाँ, क्या क्या कहा, दोबारा बोलियो। क्यों बोलते हैं इन्हें वाइट ब्लड सेल्स? वाइट ब्लड सेल्स क्यों नाम है इनको भी? रेड ब्लड सेल्स क्यों नहीं बोला? क्यों वाइट होते हैं? एक नहीं कह रही है, इम्प्योर ब्लड होते हैं। ब्लड सेल्स हैं वो। क्या नहीं होता उसमें? हाँ तो क्या होता है वो? हाँ तो यार, किस पिगमेंट की वजह से होता है रेड कलर? पूरा नाम बोल। हीमोग्लोबिन ही तो है। तुमने डुबो देना है नाम मेरा, ठीक है। तो ये वाइट ब्लड सेल्स इसीलिए इनका नाम है बिकॉज इनके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ये वाइट कलर के होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स आपके क्लॉट फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये होते हैं प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? हाँ, RBCs का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्यों लिखी है लाइन? RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता? नहीं होता, सोचना पड़ रहा है। दो ही चीजें हैं, दो ही सेल्स हैं, दूसरा कौन सा था? करेक्ट। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होता? सीव ट्यूब्स, लास्ट क्लास में भी बताया था। इनका जनरल फंक्शन है क्या करना? WBCs का एंटीबॉडीज बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि इन्फेक्शन से वो फाइट कर सके, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हो रही है, जो भी जितने भी सूक्ष्म जीव आके हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, या फिर कहीं पे सूजन आ गई है, किसी भी वजह से वो इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो वो सारी चीज़ें कौन कर रहा है? वो हमारे WBCs कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? और ल्यूकोसाइट्स हमारे दो तरीके के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। डिटेल में इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि आपके ल्यूकोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, बिकॉज क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या वो RBCs हैं? क्या वो WBCs हैं? क्या वो दोनों हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं है? ठीक है। तो ये हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, नाम ध्यान दीजिएगा नीचे। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में भी दो आते हैं आपके, T और B। ये सारे आपके इम्यून सिस्टम के यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र के सेल्स हैं जी, इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये ऐसे दिखते हैं, वैसे तो सेम ही दिखते हैं सारे, बट इनका मेन काम होता है कि जाके जो भी माइक्रोब है, जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, उसको ख़त्म करना, ठीक है। इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम, बिकॉज दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस इसमें भी क्या हो रहा है? क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? सबसे पहले ये माइक्रोब आया, ये सूक्ष्म जीव है यहाँ पे जो पैथोजन है। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो बीमारी पैदा करते हैं। माइक्रोब आया, इसने क्या किया? सेल ने, सपोज ये मोनोसाइट है, ठीक है, क्योंकि मोनोसाइट ही मोस्टली आपका फैगोसाइटोसिस करता है। सपोज ये मोनोसाइट है, इसने क्या किया? इस माइक्रोब को एंगल्फ किया अंदर अपने, ठीक है। फिर इसके इसके ऊपर वर्क किया, बहुत सारे एंजाइम्स आए। एंजाइम्स कहाँ से आते हैं?
ये कैसे हैं? घर से। एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? जो ये सैक जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर ये फट जाता है खुद ही, कहाँ से आता है? कौन सा ऑर्गन होता है वो? लिखा भी हुआ है, चीटिंग भी नहीं कर सकते ये तो। लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम आया, लाइसोसोम के अंदर ही कौन से एंजाइम होते हैं? कौन सा एंजाइम होता है? हम्म? नहीं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ, सेल जब पढ़ा रही थी तब। याद ही नहीं है कुछ? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम आता है, वो एंजाइम्स देता है इसको। ठीक है, ये एंजाइम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, लाइसिस करा देते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करा देते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन का। जब मेम्ब्रेन ही रहेगी नहीं रहेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसॉल्व होने लगता है, फिर ये क्या होता है? ये खुद ही बर्स्ट हो जाता है एंड देन ये सेल से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? थोड़े थोड़े फंक्शंस हम पढ़ेंगे इनके, न्यूट्रोफिल्स के, बेसोफिल्स के, क्योंकि आ जाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं आपके। और जो प्रोसेस फैगोसाइटोसिस का कर रहे हैं, एंगल्फमेंट का कर रहे हैं, डाइजेशन का, मारने का, माइक्रोब्स को किल करने का, वो न्यूट्रोफिल्स कर रहे हैं आपके। ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम, मैंने अभी एंजाइम बताया, कौन सा था वो? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज एक इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं, किसकी वजह से? इन न्यूट्रोफिल्स की वजह से ही काम करते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ही आपका बॉडी को बचाते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। फिर आए आपके बेसोफिल्स, ये सिर्फ और सिर्फ 1% प्रेजेंट होते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टामिन, मैंने बताया था हिस्टामिन कब रिलीज होता है आपकी बॉडी में? सबसे पहला हिस्टामिन रिलीज होता है इन्फ्लेमेशन जब होती है ना, एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शंस में, इन्फ्लेमेशन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका हिस्टामिन रिलीज होता है, और वो कौन बना रहे हैं? वो आपके बेसोफिल्स बना रहे हैं। ठीक है, बेसोफिल्स क्या करते हैं? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रिलीज करते हैं, दैट इज हेपेरिन। हेपेरिन ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए। क्यों रोकने है? ब्लड तो क्लॉट होना चाहिए, ज़्यादा क्लॉट ना हो। उस ब्लड क्लॉटिंग को कहीं पे, जैसे आप सपोज कीजिए आपको कहीं चोट लग गई, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ा घाव हो गया, वहाँ पे क्लॉट होने की ज़रूरत है क्योंकि खून बह रहा है। तो क्लॉट जब तक वहाँ पूरा नहीं बनेगा तब तक वहाँ पे ब्लड क्लॉट होता रहेगा, लेकिन जैसे ही पूरा क्लॉट बन गया वैसे ही आपका हेपेरिन रिलीज होगा ताकि वो क्लॉट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाए। ठीक है, ऐसा सिर्फ आपकी बॉडी के बाहर ही नहीं, बॉडी के अंदर भी होता है, बिकॉज वो सारी चीज़ें आप देख नहीं पाते, इतनी सारी आपके अंदर वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनमें कहीं भी किसी भी तरीके से रप्चर हो सकती हैं वो कोई भी प्रॉब्लम से। ठीक है, लेकिन वो ठीक हो जाती हैं इस ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से ही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके इयोसिनोफिल्स। इनका भी काम क्या है? फैगोसाइटोसिस करना, पैरासाइट का, वॉर्म्स का। ठीक है, और एलर्जी, जो हमें एस्थमिक एलर्जी होती है, ठीक है, उसे यही प्रमोट करते हैं। एस्थमा में सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन से होते हैं? वो आपके इयोसिनोफिल्स होते हैं। ठीक है, एस्थमिक एनर्जी। स्किन एलर्जी होती है, वो भी इन्हीं की वजह से होती है। जो स्किन में कई बार आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, वो सारे आपके किसकी वजह से होते हैं? इयोसिनोफिल्स की वजह से ही होते हैं। ठीक है, समझ में आया?
ध्यान दे लेना, जो भी चीज़ें बताई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हिपैरिन हो गया आपका, हिस्टामिन हो गया आपका, ठीक है। फास्ट तो नहीं जा रही मैं, ठीक है ना। फिर आए आपके मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आपके ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, सबसे ज़्यादा फैगोसाइटोसिस मैंने बताया यही करते हैं, ठीक है। कुछ मोनोसाइट्स आपके ब्लड में माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू, एक उत्तक से दूसरे उत्तक, एक सेल से दूसरे सेल तक ये माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और किस में डेवलप करते हैं ये? मैक्रोफाजेस में। अभी अभी जो हमने डायग्राम देखा था फैगोसाइटोसिस का, वो जो बड़ी सी बॉल बन गई थी जिसके अंदर माइक्रोब को घुसा लिया था, वही होता है मैक्रोफाज, वही बना लेता है खुद को, ठीक है। फिर आपका क्या होता है कि ये जो मोनोसाइट है ये दो दो चीज़ें रिलीज करते हैं, एक तो आपका इंटरल्यूकिन, दूसरा है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही आपकी बॉडी में जब फीवर होता है, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो राइज करता है, जब भी आपको कफ हो गया, कोल्ड हो गया, या फिर आपको एक्सीडेंट भी हो जाता है, चोट भी लग जाती है, तो भी फीवर हो जाता है, ठीक है, बिकॉज बॉडी ने डिटेक्ट कर लिया है कि कोई माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर चला गया है। तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होता है। और इसे कौन रिलीज करता है? मैक्रोफाजस। समझ में आया? इजी नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक बार दोबारा पढ़ लेना इन्हें, या फिर ये छोटी छोटी चीज़ें लिख लेनी चाहिए, ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? हमारी फीवर के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर राइज कराते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम WBCs की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स इनका नाम है, सर्कुलर शेप के होते हैं, कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। नॉर्मल काउंट क्या है इनका? काउंट भी आ जाता है कई बार, 4000 to 11,000 WBCs, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या है? फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, या फिर मंथ्स भी, जब तक इनकी ज़रूरत है। यानी कि जब तक हमारी बॉडी में फॉरेन माइक्रोब रहेगा, बाहर का सूक्ष्म जीव रहेगा, तब तक ये हमारी बॉडी में रहेंगे। उसके बाद WBC इटसेल्फ डाइज, वो खुद मर जाता है, ठीक है। तो उसकी लाइफ स्पैन वेरी करती रहती है जिस तरीके से हमारी बॉडी में क्या है, माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा ओवर हेड ट्रांसमिशन। प्रोडक्शन साइट कहाँ बनते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके रेड बोन मैरो में, थाइमस ग्लैंड में स्टोर होते हैं, ठीक है। RBCs क्या बताए थे मैंने? बोन मैरो में ही बनते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन साइट यानी कि खत्म कहाँ होते हैं? तो ये खत्म होते हैं आपके स्प्लीन और लिवर में। लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं आपके? पर टॉन्सिल्स ऐसा क्यों बोलते हैं कि टॉन्सिल्स हो गया? बिकॉज टॉन्सिल तो ऑलरेडी है। टॉन्सिलाइटिस, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है टॉन्सिल्स में। फंक्शन क्या है आपके WBCs का? मेन इम्यून डिफेंस, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। डिसऑर्डर्स, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, व्हाट इज ल्यूकेमिया? WBCs का कैंसर होता है ये। दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, ठीक है। समझ में आया? डिसऑर्डर्स, सबसे पहले क्या है? ल्यूकोपीनिया, कम WBCs का प्रोडक्शन होना, WBCs का काउंट लो होना क्या करता है?
ल्यूकोपीनिया हो जाता है। किस वजह से होता है? कीमोथेरेपी, या फिर एक्सरेज से ज़्यादा एक्सरे करा रहे हैं, ठीक है, यूवी रेज, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, बोन मैरो फेल हो जाता है, या फिर आपके जो ऑर्गन्स हैं जो बना रहे हैं WBCs वो क्या हो जाते हैं, वो इन्फीरियर हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, दे कैन नॉट मेक, मतलब उतने पर्याप्त WBCs नहीं बना पाते। तो मेन तो आपका ये रेज की वजह से होता है। इसलिए बोला जाता है कि जितना कम हो उतना कम एक्सरे कराना चाहिए, जब ज़रूरत हो सिर्फ तभी, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? फ्रीक्वेंट हेडेक, अनीमिया यानी कि खून की कमी रहती है, हैवी ब्लीडिंग, ठीक है, इन विमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन रहती है गालों पे, लिप्स, टंग, टॉन्सिल्स। ये एक तरीके का, जिनको पूरे टाइम पे टॉन्सिल्स स्वेल रहते हैं, ये एक तरीके का इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, बहुत लोगों को रहते हैं, और उनके मतलब आई थिंक पूरी लाइफ तक उनके इंजेक्शंस वगैरह चलते हैं टॉन्सिलाइटिस के। ये सारा आपका ल्यूकोपीनिया की वजह से है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रही कि ल्यूकोपीनिया क्या है आपका? लो WBC काउंट, ठीक है। ये नॉर्मल ब्लड है आपका, दिख रहा है? ये ल्यूकेमिया है आपका। क्या फर्क नजर आ रहा है यहाँ पे? मोनोसाइट्स आपके यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, RBCs भी कम हैं, ठीक है, बाकी ब्लड सेल्स भी कम हैं, यानी कि WBCs का काउंट भी कम है, ठीक है। अब थोड़ा डिफरेंस देखते हैं हम हमारे RBCs और WBCs में, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम RBCs का क्या है और WBCs का? ठीक है, ये रेड कलर के होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इनका काउंट 4 to 5 मिलियंस, और फीमेल में कम होते हैं आपके RBCs। क्यों कम होते हैं? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपका ब्लड जो निकलता है उसकी वजह से कम होता है। WBCs आपके 4000 से 11000 होते हैं। लाइफ स्पैन आपके RBCs का, ठीक है, हाँ 120 121 इतना वैरी करता है, और ये फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, या फिर जब भी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है। फंक्शन क्या है? RBCs क्या करते हैं आपके? कैसे O2 लेके जाते हैं? क्या होता है उसमें? हाँ, तो कैसे लेके जा रहे हैं ऑक्सीजन? RBCs में क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेके जाते हैं? हम्म, बताओ। किसके जाता है? RBCs में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन लेके जाता है? RBC में क्या होता है? करेक्ट। ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन आपका कितनी ऑक्सीजन, ये तो पता है, फिर ये क्यों नहीं पता है कि हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है? तो बोलो, मैंने बोला है ना, गलत बोला करो बट बोला करो, कोई बात नहीं। क्या होता है इसमें ऐसा? Fe, आयरन। एक इसमें हीम, और ग्लोबिन इसका प्रोटीन होता है, ठीक है। WBCs आपके इम्यून डिफेंस में, फेगोसाइटोसिस में। टाइप्स इसके दो टाइप्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। न्यूक्लियस RBCs में नहीं होता, और WBC पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर होता है, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं आपके WBC में, ये ध्यान रखना, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर है। इसका डिसऑर्डर अनीमिया, पॉलीसिथीमिया। इसके डिसऑर्डर्स 3 पढ़े हमने,
ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है। व्हाट इज पॉलीसिथीमिया? आरबीसी बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पूरा बोलो। हम्म। ठीक है, इतना बढ़ना ही रहने देना। एंटीजन क्या होते हैं आपके? मतलब क्या होते हैं, मेरे को वर्ड में समझाओ, एंटीजन क्या है आपका? फॉरेन बॉडी। अच्छा, तो फॉरेन बॉडी में और एंटीजन में क्या डिफरेंस है, जो बाहर की फॉरेन बॉडीज हैं? उनको हमारी बॉडी पहचानती है, और जो बाहर के आपकी फॉरेन बॉडीज हैं उनको नहीं, उनसे फाइट करती है। ठीक है। प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट का साइंटिफिक नाम है आपका थ्रोम्बोसाइटोसिस। और प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना? 2.5 लाख से 4 लाख नॉर्मल होता। ठीक है। लाइफ स्पैन 9 to 11 days, 8 to 9 days, वैरी करता है। ठीक है। प्रोडक्शन साइट बनते कहाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ बनते हैं। रेड बोन मैरो में। मरते कहाँ हैं? स्प्लीन और लिवर में। ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, प्लेटलेट का? ब्लीडिंग को स्टॉप करना, ब्लड क्लॉटिंग करना, और रिपेयर करना हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको, कैपिलरीज हैं उनको। इसका डिसऑर्डर है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हीमोस्टेसिस, वर्ड के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस आपका स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड लॉस होने से रोकना, क्या कहलाता है? हीमोस्टेसिस कहलाता है। इसको होम्योस्टेसिस से कंफ्यूज मत करना। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट और जो हमारा सराउंडिंग्स है, बाहर का एनवायरनमेंट, उसको मेंटेन रखना, उसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई छोटी सी ब्लड वेसल है या फिर कोई भी कैपिलरी है, वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके 3 तरीके के मैकेनिज्म होते हैं। वो मैकेनिज्म कौन करता है? आपके प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स रोकते हैं उसको, होमो होम्यो हीमोस्टेसिस को। सॉरी, अब हम देखेंगे कि कैसे रोकते हैं। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल पे जाके चिपक जाते हैं। पे सबसे पहले क्या करते हैं, चिपक जाते हैं वहां पे। चिपकने के बाद क्या करते हैं, ये पूरा मत करना तुम याद, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। हाँ, ये ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये बीच में से रप्चर हो गई, ब्रेक हो गई ये वेसल। ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड ऊज आउट हो रहा है। ब्लड ऊज आउट हो रहा है तो उससे क्या होता है, ब्रेन को वो मिला, सिग्नल मिला। उससे क्या हुआ कि सबसे पहले क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव हो गए। यानी कि सबसे पहले कौन एक्टिव होता है, प्रोथ्रोम्बिन। याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। सबसे पहला चीज़ कब, जब हमारी क्लॉटिंग होती है तो सबसे पहली चीज़ जो रिलीज होती है तो दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। फिर प्रोथ्रोम्बिन से वो बना थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन से आके वो बनता है आपके फिब्रिनोजेन में एंड फिर फाइब्रिन में। यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे रप्चर थी, यहाँ पे ये प्लेटलेट्स आके लग गए, ये एक्टिवेट हो गए, ये एंजाइम, ये एक्टिवेट होने के साथ साथ ये भी हो रहा है सारा, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गए, इन्होंने यहाँ पे क्या बना लिया,
क्लॉट बना लिया। क्लॉट और कुछ नहीं बट बल्कि आपके फाइबर के स्ट्रैंड्स हैं। कभी आपने देखा जब छोटे गिरे थे तो यहाँ पे एक मैश जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि ऐसा। कभी आपने अगर अपना खुद का वूंड देखा हो, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो ये ब्लड क्लॉट इस तरीके से फॉर्म हो गया। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? प्रोथ्रोम्बिन। हाँ, यही रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से रिलीज होते हैं? आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? पढ़ लिया हमने, नहीं पढ़ रहे हम ये स्टेजेस। मैंने अभी आपको बताई कि सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन बनता है। तो वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोथ्रोम्बिन बना रहा है? दैट इज प्रोथ्रोम्बिनेज। कहीं भी किसी भी वर्ड के पीछे एज लिखा हो ना तो वो समझ जाना कि वो एक एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फिर प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होता है? आपके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। फिर फाइब्रिनोजन, फिर वहां से वो फाइब्रिन। यही वो फाइबर्स हैं जो क्लॉट बनाती हैं। ठीक है, समझ में आया? फाइबर क्या है? थ्रेड लाइक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और इस ब्लड क्लॉट में क्या क्या है? आपके आरबीसीज हैं, आपके प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, अब डिसऑर्डर्स देखते हैं हम प्लेटलेट्स के क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें क्या होता है? वो जनरली किसके केस में हो रहा होता है? आपके कौन सी बीमारी? डेंगू। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपके डेंगू में होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्लेटलेट का रिडक्शन हो जाता है। किसकी वजह से होता है? आपके डेंगू का जो वायरस है स्प्लीन और लिवर पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, तो उसकी वजह से प्लेटलेट्स बन नहीं पाते हैं। ठीक है, इसीलिए प्लेटलेट काउंट रिड्यूस होते हैं। सॉरी, गलत बोल रही हूँ मैं। इन पे इफेक्ट करता है, तो क्या हो रहा है? जब इन पे इफेक्ट करेगा, इन फंक्शंस इन पे, तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन जल्दी हो रहा है। ठीक है, बन जाते हैं वो रेड बोन मैरो में, वो आके स्टोर हो जाते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रक्शन इन्हीं का होता है, यहीं पे मरते हैं आपके। क्या बोला? मैंने ऐसा नहीं बताया। मैंने ये बोला कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है इनका, यहीं पे मरते हैं। वो रेड बोन मैरो आपका फॉर्मेशन है जहाँ पे भी आपके इम्यून सेल्स बन रहे हैं। स्टोर होते हैं आपके 3 जगह पे, स्प्लीन, थाइमस और लिवर। डिस्ट्रक्शन यहीं तो होगी ना, स्टोर यहीं पे हो रहे हैं। ये थाइमस ग्लैंड आपके यहाँ ही होती है, नेक में। हम्म, नेक में होती है थाइमस आपके। स्प्लीन आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, अलग अलग जगह पे। जैसे बोन मैरो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, वैसे स्प्लीन भी अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन थाइमस आपकी सिर्फ यहीं होती है, थाइमस ग्लैंड। ये आपके बन बोन मैरो में रहे हैं, स्टोर यहाँ पे हो रहे हैं, और डिस्ट्रक्शन भी यहीं पे हो रहा है। मे बी स्किप हो गया होगा बताना। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं आपके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के? फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, गम्स, नोज, स्किन, टीथ। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन ब्लीडिंग, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज क्या है? क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है आपके पूरे ब्रेन में। ठीक है, हीमोफीलिया,
ये एक तरीके की आपकी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। हीमोफीलिया आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है कि क्लॉट नहीं बन रहा है। अब क्लॉट क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जो क्लॉट बनाने वाले फैक्टर्स हैं, आप नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए जो क्लॉट बनाने वाले फैक्टर्स हैं, बिकॉज वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो ज़रूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। 1 से जो है 10 11 तक फैक्टर्स हैं, इनके नाम अलग अलग होते हैं। बस इतना ध्यान रखिए जो क्लॉट बनाने वाले फैक्टर्स हैं वो फैक्टर होते ही नहीं हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन बनाने वाले फैक्टर हैं, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जिससे बनता है वो फैक्टर इनमें होते ही नहीं है। तो यानी कि जब शुरू का ही नहीं बनेगा तो आगे भी ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इनकी क्या होती है, क्लॉट नहीं बन पाता। दे हैव टू लिव वेरी, बहुत सिक्योरली रहना पड़ता है। थोड़ा सा कट भी क्या होता है, खून बहता रहेगा। जब क्लॉट ही नहीं बन रहा तो शुगर पेशेंट्स में भी प्रॉब्लम होती है, खून पतला हो जाता है उनका, ठीक है, क्योंकि आरबीसीज आरबीसीज और प्लेटलेट्स का नहीं होता। आरबीसीज का जो होता है वो कम हो जाता है नंबर। हाँ हाँ हाँ। दोनों एक साथ काम करते हैं ये आरबीसी और प्लेटलेट्स मिलके, ठीक है। तो हीमोफीलिया समझ में आया? ये आपका क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या था आपका, सिकल सेल अनीमिया। क्या हो रहा था इसमें? हम्म हम्म आरबीसी का साइज ऐसा होता है, ये ऐसे साइज के हो गए थे। ये भी आपका क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स सभी को पता है, ब्लीडिंग होए जा रही है तो दैट मीन्स देयर इज एन इशू, ठीक है। ब्लीडिंग हो रही है जॉइंट से, ब्लीडिंग हो रही है मसल से, यूरिन में ब्लीडिंग, नोज एंड डेंटल ब्लीडिंग, तो दिस इज द सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया। यहाँ पे आपका ब्लड खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जल्दी ख़त्म करेंगे आज इसको, बिकॉज सिलेबस भी ख़त्म करना है एंड फिर क्वेश्चंस भी करने हैं। हाँ आज मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना? है क्या? मैं पूछ लेती हूँ, कोई और टीचर की क्लास है क्या? पूछना है एक बार। हाँ मेरी लेट हो गई, मैं मतलब मैं लेट हो गई, सर आ गए, सर आ ही गए हैं। नहीं मैम बस ये पूछ रही थी कि इसके बाद क्लास है या नहीं। अच्छा, बच गए तुम लोग। सर की क्लास हो गई अभी, नहीं थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर परिसंचरण तंत्र आपका क्या करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्यों ट्रांसपोर्ट करता है, क्यों नीड है? तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है आज? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट, वाटर, ऑक्सीजन, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, इवन हमारा नेल जो है, हमारे हेयर्स जो हैं, सब कनेक्टेड हैं आपके ब्लड वेसल्स से, ठीक है। समझ में आया? तो पूरा जो आपका ये नेटवर्क है ये सारा आपका आर्टरीज वेन्स से कनेक्टेड है।
अब हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये हम क्यों देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला, सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, उनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, कोई अंग नहीं है आपके खून को पहुंचाने के लिए। सीधा क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिफ्यूज करते हैं डायरेक्टली सेल्स में, यानी कि जो उनका अपर पोर्शन है वहीं से ही वो सारा डिफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, कौन से हैं वो, ये क्वेश्चन आता है। हाइड्रा, प्लेनेरिया। ठीक है, इनमें कोई वेसल्स नहीं होते, ठीक है, या फिर ब्लड भी नहीं होता इनके अंदर। तो न्यूट्रिएंट्स आपके किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, या फिर वेस्ट, हाँ हाँ, डिफ्यूजन से आपके होते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोवाइड करता है इनके अंदर मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, गैसेस मूव करती हैं, वेस्ट बाहर निकलता है, वो सारा डिफ्यूजन से निकलता है। ठीक है, ये आपका हाइड्रा है और ये आपका प्लेनेरिया। ये एक तरीके का वॉर्म है। हाँ, आइज है। प्लेनेरिया निमैटोड है। ठीक है, निमैटोड्स एंड एकाइनोडर्म्स, वही सेम कि इसमें जो मूवमेंट है ऑर्गेनिज्म का वो इंटरनल फ्लूइड कैसे होता है, सारा डिफ्यूजन से ही होता है। क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किसके अंदर आपका डिफ्यूजन से हो रहा है सर्कुलेशन, निमैटोड, एकाइनोडर्म्स, प्लेनेरिया, हाइड्रा। नाम याद करो। एकाइनोडर्म्स कौन से होते हैं, आपने देखी है स्टारफिश, उसी के जैसा एक सी स्टार होता है, यहाँ दिख रहा है ऐसा। ये सारे आपके मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि पानी में मिलने वाले जीव हैं। ठीक है, ये निचले तबके के आपके वो हैं ऑर्गेनिज्म जिनमें ढंग से आपके क्या है, डेवलप नहीं हुए हैं ऑर्गन्स। दूसरा इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, क्वेश्चन आता है कि क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट इन्वॉल्व है। यस, हार्ट इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी में सिस्टम में क्या हो रहा है, जो हार्ट है हमारा, यहाँ पे दिख रहा है हार्ट है, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल चल रहा है। यहाँ पे वॉल्व है, दरवाज़ा है, यहाँ से खून आया, यहाँ पे चला गया, पूरी बॉडी में इसकी में ट्रैवल हो गया, फिर वापस चला गया, बस। बहुत सिंपल चल रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो हार्ट एक कैविटी में आपकी पहुंचाता है उस फ्लूइड को। कौन से, उस कैविटी का नाम हीमोसील। हीमोसील के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज हीमोसील। तो जहाँ पे भी आपका ये वर्ड आ जाए सील, दिस मीन्स कैविटी, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही, जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उतना ही पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आपका क्वेश्चन आया है सीलोम के ऊपर। व्हाट इज सीलोम, तो ये भी एक तरीके की कैविटी होती है, मैंने बताया भी होगा पहले। ठीक है, बाकी और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पता लग गया, ये ग्रास होपर है, इसके अंदर होता है। फिर आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन और क्लोज में एक ही डिफरेंस है, क्या हो रहा है, ओपन में आपके वेसल्स नहीं है, आर्टरीज, कैपिलरीज, अलग अलग जो ब्लड वेसल्स थी जो हमारे अंदर हैं वो ओपन में नहीं है, लेकिन क्लोज्ड में हमारी हार्ट और ब्लड वेसल्स एक साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हार्ट पंप करता है ब्लड बॉडी को और बॉडी उसे रिसीव करती है। ठीक है, और वैसे ही फिर वो पूरी उसमें चलता है। तो ये आपका क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। आपके अर्थवॉर्म में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आपके कॉकरोच में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये पूछा जाता है किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम आपके इसमें होता है और इसमें होता है, ध्यान रखना। ठीक है, किसी ने भी प्रीवियस ईयर लगाए होंगे पीसीएस के,
तो आगे ज़रूर आया होगा ये क्वेश्चन। कॉकरोच के ब्लड का कलर क्या होता है? वाइट होता है। कलरलेस होता है। तो अभी मैंने बताया ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी आर्टरीज भी होंगी, वेन्स भी होंगी, कैपिलरीज भी होंगी, और ये इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक है, तो हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। आर्टरीज में आपका प्योर ब्लड जाता है, ऑक्सीजन रिच, और वेन्स में आपका इम्प्योर ब्लड जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड रिच। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में करेंगे।